हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और जो हम रैंकर प्रैक्टिस सीरीज हमने जो स्टार्ट किया है उस सीरीज को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डे 47 का जो टास्क है दैट इज डीपीपी नंबर 47 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे साइड में मेरा जो वीडियो आता था वो एक तो वीडियोज के लिए जो है ना, जो अपना डीपीपी नंबर 48, 49 या 50 तक हो सकता है, शायद वो वीडियो साइड में ना रहे, बट आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी ना, और हम प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे ना। ठीक है बच्चों, ना स्टार्ट करते हैं आज की डीपीपी और इसको समझते हैं। पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है, सिंगल करेक्ट कुछ प्रॉब्लम्स के बिना यहाँ पर तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट की बात करते हैं तो 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है, एक पैराग्राफ है, और देन हमारे पास 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, टोटल 10 प्रॉब्लम्स ना। और लास्ट में उसका आंसर की यहाँ पर गिवन है। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो दे रखा है हमारे पास, क्या गिवन है फर्स्ट प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़िए। द वैल्यू ऑफ दिस, एक सीरीज हमारे पास गिवन है और सीरीज कितना किसमें गिवन है, वो टेन इनवर्स में एक सीरीज दे रखा है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द समेशन ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का मुझे समेशन फाइंड आउट करना है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में आप सोचिए ना, सॉल्यूशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो टेन इनवर्स में अगर सीरीज है तो पहली बात तो आपके पास में क्या होना चाहिए कि क्या आपके माइंड मेकअप होना चाहिए, किसी भी तरह से इसे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए, ताकि जब आप समेशन लें और वर्टिकली जब हम टर्म्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या सारी टर्म्स कट जाए और पहली और एक आखिरी टर्म लास्ट में ऐसे बच जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक एम होना चाहिए ना, एक माइंड सेट होना चाहिए कैसे मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बनाते हैं ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। और ये फॉर्मूला क्या आता है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन में कितना आता है, वन प्लस एक्स इंटू वाई, ये आता है ना। तो पहले तो मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को आप समझिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला टास्क तो टेन इनवर्स, यहाँ फॉर्मूले में देखो तो वन आता है ना, यहाँ पर दो टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा एक्स इंटू वाई, सच दैट इन दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो हमने यहाँ तो वन ले लिया, बाकी ये टर्म्स आ गए हमारे पास। अच्छा, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एम क्यू कॉमन आ रहा है, एम क्यू आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो एम क्यू बचा। ठीक है, माइनस ऑफ यहाँ से आ जाएगा थ्री एम स्क्वायर, ठीक बात है, प्लस साइन यहाँ से कितना बचेगा, थ्री एम यहाँ से बचा और माइनस वन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर जैसे आपने इसको इतना लिखते हो तो आपके माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि भाई ये तो क्या लिखा हुआ है, एम माइनस वन का होल क्यू। अच्छा, एम माइनस वन का होल क्यू लिखा हुआ, ऊपर वाले पार्ट को अगर देखें तो भाई इन दोनों का डिफरेंस ही तो ऊपर लिखा हुआ है। अगर इसको आप एक्स ट्रीट करें और इसको आप वाई की तरह ट्रीट करें, इन दोनों का डिफरेंस देखो ऊपर आ रहा है, मतलब एक्स इंटू वाई का टर्म तो हमारे पास यहाँ आ गया। ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट को एम क्यू माइनस, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम क्यू माइनस ऑफ थ्री एम स्क्वायर, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको एम माइनस वन का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, तो यहाँ तक की बात तो मैं क्लियर आएगी ना, क्लियर हो गई। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ एम क्यू माइनस टेन इनवर्स ऑफ एम माइनस वन का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और आगे यहाँ क्या लगा रखा है, समेशन, एम कैसे वेरी कर रहा है, वन से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, आपको इन्फाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो हम ये कई बार ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इसे हमने डिस्कस किया है। इन्फाइनाइट टर्म्स का सम जब निकालना होता है तो हम करते क्या है, पहले सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं, और यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी और समेशन कितना आ जाएगा, एम इक्वल्स टू वन टू एन तक मान लेते हैं ना। तो कुछ इस तरह से हमने लिखा, टेन इनवर्स ऑफ एम क्यू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एम माइनस वन का होल क्यूब। अब देखो आप वैल्यू जब पुट कराएंगे, एम इक्वल्स टू वन पुट कराएंगे, एम इक्वल्स टू टू पुट करेंगे ना, तो हमने इसे पुट किया तो टेन इनवर्स ऑफ वन का क्यूब यहाँ आएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ जीरो का क्यूब आया, टेन इनवर्स ऑफ यहाँ आ जाएगा टू क्यूब, एम इक्वल्स टू हमने टू पुट किया तो यहाँ कितना आएगा माइनस साइन, टेन इनवर्स ऑफ वन क्यूब यहाँ से जाएगा, डॉट डॉट आप चलते जाएंगे तो टेन इनवर्स ऑफ एम की जगह हमने एन पुट कर दिया तो एन क्यू यहाँ पर आया, टेन इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा एन माइनस वन का होल क्यूब आ गया। यहाँ तक की बात मुझे समझ में आई। ठीक है, अब सबका सम करते हैं, देखो ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स ऑफ एन क्यू तो यहाँ से बचा और एक टर्म हमारे पास यहाँ से बचा। अच्छा, इस वाले पार्ट को भी हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार सिखाया है कैसे क्या करना चाहिए।
जो m बाई बड़ा है तो एक का डिफरेंस आ रहा है, तो पहले से एक टर्म छूटेगा और लास्ट से एक टर्म बचेगा ना। तो m बाई जो बड़ा है उसमें आप बड़ी वैल्यूज पुट कर दो, m का बड़ी वैल्यू जैसे n आ गया लास्ट वैल्यू से ना, तो tan इनवर्स ऑफ n क्यू, और m बाई जो छोटा है वहां पर m इक्वल टू आप 1 पुट करो, कितना आ गया 0 आ गया, मतलब फाइनली सम कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n क्यू माइनस 0 है ना, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है, तो लिमिट ऑफ n कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अंदर tan इनवर्स के अंदर जो नंबर है वो पाई बाई 2 को अप्रोच कर रहा है, सॉरी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा। और ये क्या आ गया, हमारे पास सीरीज का सम आ गया। आई होप बच्चों आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, बहुत आसान प्रॉब्लम थी, है ना, कहीं पर भी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, पाई बाई 2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ चेक करते हैं ऑप्शन को, फर्स्ट का ए बिल्कुल सही है ना। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को तो बहुत ध्यान से आप पढ़िए ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है। ए सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक एलिप्स E1, E2, E3, En are drawn such that En touches the extremity of major axis of En minus 1, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, and foci of En coincide with the extremity of minor axis of En minus 1, यहाँ तक दे रखा है। आगे क्या पूछा गया था, eccentricity of the ellipse is independent of n, तो जो eccentricity है वो कैसा, n से इंडिपेंडेंट है, ये उसने गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ द एसेंट्रिसिटी इज, तो एसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है बच्चों, नाउ समझते हैं ना, बहुत ही ध्यान से। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए। मैंने एक इलिप्स कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, और ये मान लेते हैं अपना कौन सा इलिप्स है, En माइनस 1। En जो इलिप्स होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, En touches the extremities of major axis of En minus 1, तो ये En minus 1 के मेजर एक्सिस को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। एंड साथ में क्या गिवन है, फोकई ऑफ En coincide with the extremities of minor of En minus 1, तो इस वाले जो En इलिप्स है, ठीक है, ये जो इलिप्स En है इसका जो फोकई है ये फोकस है, मान लो ये फोकस S1 मान लेते हैं और ये S1 डैश मान लेते हैं, S1 डैश, ठीक है। तो फोकस इस एलिप्स का En का जो फोकस है वो कहाँ आ रहा है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ En माइनस 1, इतना आपको गिवन है। आगे पूछा था एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कैसा है, वो n से इंडिपेंडेंट है, जानकारी दे रखी है, एसेंट्रिसिटी पूछा हुआ है। अब देखो बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को अब समझना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस लिख लेते हैं ना, ठीक है। इसका लेंथ में मान लेता हूँ an माइनस 1 और ये लेंथ लिख लेते हैं हम Bn माइनस 1, ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर इस एलिप्स के बारे में तो देखो हमें कुछ कुछ बातें मालूम चली कि लेंथ ऑफ मेजर एक्स सेमी मेजर एक्सिस में An माइनस 1 लिया, Bn माइनस 1 लिया ना, यहाँ से देखो, और इसका एसेंट्रिसिटी ले लेता हूँ मैं, कितना आ रहा है, A ऑफ n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं एक रिजल्ट क्या लिख सकता हूँ, एक रिजल्ट तुम ये लिख सकते हैं Bn माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, An माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ E ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक रिजल्ट होता है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये एक रिजल्ट हमने यहां से लिखा, ठीक है, ओके। अब देखो बात को समझते हैं, हम इस वाले इलिप्स पर आते हैं। अब देखो इस वाले इलिप्स का अगर हम बात करें तो अगर मान लेते हैं कि इसका जो मेजर एक्सिस है उसका जो लेंथ है वो Bn मान लेता हूं मैं, मेजर एक्सिस का लेंथ Bn, ठीक है, और माइनर एक्सिस का जो लेंथ है वो कितना मान लेते हैं हम, An मान लेते हैं ना, ठीक है। इस बात को समझिए ना, बहुत ध्यान से बात को समझना। पहली बात तो देखो हमें एक बात तो ये समझ में आ गई, यहाँ से An इज इक्वल टू कितना आएगा, An माइनस 1 आएगा, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आया। सेकेंड थिंग हमारे पास में क्या आया, अब देखो ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से समझिए ना, यहाँ पर जब हम फोकस लिखते हैं तो मेजर एक्सिस अगर A है तो फोकस क्या लिखते हैं, अब AE, 0 लिखते हैं। तो यहाँ अगर मैं फोकस लिखूंगा तो इसका अगर फोकस लिखेंगे S1 तो फोकस कितना आ जाएगा, फोकस आ जाएगा Bn इंटू En, ये आया, और कॉमा से 0 यहाँ लिखा, और प्लस माइनस करके लिखेंगे दोनों फोकस आ जाएंगे। एक बात तो मुझे ये समझ में है ना। अच्छा, दूसरा रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ से एक बात आपको समझ में आए कि ये जो लेंथ है वो Bn En लेंथ है, तो यहाँ से मैं एक बात तो क्या बोल सकता हूँ कि जो Bn
ई एन जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, बी ऑफ एन माइनस वन के बराबर आया। एक बात तो हमने ये कही, बड़े ध्यान से समझना ना, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको ना प्रॉब्लम पर। सेकंड थिंग, एक और रिजल्ट में इस जैसा रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, इस जैसा रिजल्ट तो कैसे लिखते हैं, माइनर एक्सिस का स्क्वायर लिखते हैं हम। तो माइनर एक्सिस हमारे पास कितना रहा, ए एन माइनस वन आया, तो इसका स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, मेजर एक्सिस का स्क्वायर इनटू कितना आएगा, वन माइनस ऑफ ई एन का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। बात क्लियर हुई आपको यहाँ तक की बात। ये दो रिजल्ट हमने यहाँ से लिखे, इस एलिप्स के लिए लिखे, ये सेंट्रिसिटी वाला रिजल्ट हमने यहाँ से लिख लिया ना। अब देखो बात को अब समझिए आगे, है ना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ये इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। पहली बात तो उसने बोला है जो सेंट्रिसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, मतलब इसका सेंट्रिसिटी और इसका सेंट्रिसिटी कैसा आ रहा है, सेम सेम आ रहा है, मतलब ई एन बराबर मैं क्या लिखूंगा, ई ऑफ एन माइनस वन है, पहली बात। ठीक है नाउ, यहाँ से अगर मैं एक और पॉइंट समझता हूँ ना, अब मैं इस वाली इक्वेशन से सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं ना। अब देखो ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ से लिखूं तो हम कैसे लिखेंगे, ए एन का स्क्वायर। तो समझिए बच्चे, यहाँ से देखो मुझे एक पॉइंट ये मालूम चला कि बी एन अपॉन में बी एन माइनस वन, या फिर इससे उल्टा लिख लेते हैं या फिर इसको भी छोड़ देते हैं ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना, जो कंडीशंस निकालनी थी वो सारी कंडीशंस निकाल चुके हैं। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, ए एन माइनस वन के होल स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ, आप ऐसे समझो कितना वैल्यू आया, बी एन माइनस वन का होल स्क्वायर आया, अपॉन में कितना आ जाएगा, वन माइनस ऑफ ई एन माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ से आया। ठीक है, और यहाँ से कितना आया, बी ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर आया। यहाँ तक बात क्लियर हुई हमें, और वन माइनस ऑफ ई एन का होल स्क्वायर आया। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका वैल्यू पुट किया, तो ये कितना वैल्यू आया, बी एन स्क्वायर अपॉन वन माइनस ऑफ ई एन माइनस वन का होल स्क्वायर आया। यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक बात है ना, ओके। सॉरी बच्चों, एक गड़बड़ कर रहे हैं ना, मैं बार बार यही सोच रहा था गलती कहाँ हो रही है, गलती ये हो रही है या एन माइनस वन नहीं होगा या एन होगा, है ना। अब बात को समझिए ना, एक सेकेंड, ये जो रिलेशन लिखोगे ना, इसका ये माइनर एक्सिस से है, जो ए एन स्क्वायर है वो ये रिलेशन आएगा ना। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझो ना, पॉइंट को अब बहुत ध्यान से समझना, एक सेकेंड में सारी बातें रफ कर देता हूँ और आप फिर से मेरे पॉइंट को समझिए। अब देखो ए एन इक्वल टू कितना है, ए एन माइनस वन है, तो अब यहाँ पर पॉइंट समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर बी एन का स्क्वायर और वन माइनस ऑफ ई एन स्क्वायर, अभी इतना लिखा मैंने। ठीक है ना, अब मैंने ए ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो बी ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, अपॉन में आ जाएगा वन माइनस ऑफ ई ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ आया, यहाँ कितना आएगा, बी एन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, वन माइनस ऑफ ई एन स्क्वायर ये आया। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अच्छा एक और पॉइंट समझो, बी एन माइनस वन अपॉन बी एन, इनका इसको यहाँ डिवाइड कर दोगे, मान लो हमने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, बी एन माइनस वन अपॉन बी एन का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ई एन स्क्वायर आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली देखो ये रिजल्ट बना, ई एन स्क्वायर अपॉन में वन माइनस ऑफ ई ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ ई एन का होल स्क्वायर आया। ठीक है, ये रिजल्ट आया हमारे पास। अच्छा अब देखो, अब वो क्या एन से इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ई मान लेते हैं ना डायरेक्टली, है ना, जैसे हमने बताया था शुरू में कि ये कितना आ जाएगा, मान लो इसको सेंसिटिविटी ई मान लेते हैं। अब देखो ये अल्टीमेटली क्या रहा, यहाँ तो ई स्क्वायर आ गया और ये कितना आया, वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर और इनटू इसका टर्म है ना, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर आ गया ना। अब आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें, अब बात को बहुत ध्यान से समझो, तो अब देखो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ई स्क्वायर माइनस वन बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ ई आ गया ना। आगे अगर सिंप्लीफाई करें, प्लस ई को उधर लेके गए तो माइनस ई माइनस वन बराबर जीरो आ गया, या फिर ई स्क्वायर प्लस का ई और माइनस का वन बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। अब मुझे यहाँ से सेंसिटिविटी निकालना है, तो इसका सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा, प्लस साइन वन प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस ऑफ फोर, ए का वैल्यू वन आया और सी का वैल्यू कितना आया, माइनस वन आया,
अपॉन में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। ई बराबर 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 मैंने यहाँ लिखा, अपॉन में 2 यहाँ आया। ये हमारे पास आंसर आया, पर चेक करना पड़ेगा। 1 प्लस रूट 5/2 और 1 माइनस ऑफ रूट 5/2 आया। अब देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकाल रहे हैं तो कैसा आएगा, 1 से छोटा आएगा। ये नंबर कितना लिखा हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, ऐड किया 3 पॉइंट समथिंग, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये नंबर नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसेंट्रिसिटी यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ई बराबर -1 प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, 1 यहाँ से आया -4a इंटू सी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा इंटू 1, अपॉन में कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए आ गया ना। यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस माइनस ऑफ रूट 5, तो हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। तो क्या आंसर आया हमारे पास, रूट 5 प्लस 1 सॉरी -1 अपॉन में 2 लिखा एक, तो दूसरा नंबर तो नेगेटिव है तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, क्योंकि एसेंट्रिसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास वैलिड आंसर आया। तो क्या एसेंट्रिसिटी रहेगा, रूट 5 -1 अपॉन 2 आया। बच्चों आप लोग समझ गए बात को। तो देखो बहुत ही शानदार और हल्का सा प्रॉब्लम था। हल्का मतलब क्या है, बस छोटी छोटी बातों को आपको बहुत बारीकियों से ध्यान देना था। तो क्या आंसर आएगा, रूट 5 -1 अपॉन 2, ये आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड का आंसर चेक करते हैं क्या दिया है। सेकंड का आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन ना, सही जवाब है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या है, बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम दे रखा है। क्या गिवन है हमारे पास में, सपोज दैट x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, कि ये कंडीशन दे रखी है। देन द आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ b प्लस सी, तो b प्लस सी का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान समझते हैं। x1 x2 इस इक्वेशन के रूट है। अच्छा एक कंडीशन हमारे पास याद रखिए, इस कंडीशन को आप बड़े ध्यान से देखें। तो इस कंडीशन में कुछ खास बात है, क्या है, x1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2x1 प्लस 1, ऐसे लिखा हमने प्लस साइन ऑफ, यहाँ से कितना आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x2 आया, ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब अगर इसको मैं देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x2 का होल स्क्वायर, हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x2 बराबर कितना है, 0 आया। मतलब दो पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर 0 लिखा हुआ है, दो पॉजिटिव टर्म्स है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इनका अगर सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब पॉसिबल कब रहा होगा, जब ये भी 0 बने एंड साइमल्टेनियसली x2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x2 ये भी कैसा है, 0 आए। ठीक है, तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। नाउ यहाँ से अगर बात करें तो x2 कॉमन ले लिया, तो x2 का वैल्यू या तो 0 रहेगा या फिर 2 रहेगा। अब x2 का वैल्यू 0 हो नहीं सकता, तो x1 x2 कैसे पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन है, तो x1 का वैल्यू 1 आया और x2 का वैल्यू कितना है, 2 आया। ठीक है, तो हमारे पास में तो x1 x2 की वैल्यूज ही आ गई। अब देखो x1 x2 इस इक्वेशन के रूट थे, ठीक है, x1 x2 आर द पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ठीक है, मैं यहाँ से सम ऑफ रूट लिखता हूँ, तो 1 + 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ अगर रूट लिखें तो 1 × 2 कितना आएगा, c आएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो c का वैल्यू 2 आया और b का वैल्यू 3 आया। तो यहाँ से अगर मुझे b + c अगर लिखना है तो b + c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 + 2 मतलब 5 आया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ b + c मतलब फिक्स वैल्यू आ रहा है ना। ओके बच्चों ना, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड का डी ऑप्शन आ रहा है। थर्ड को चेक करते हैं, थर्ड का आंसर क्या है, डी है ना, बिल्कुल सही है ना। ठीक बच्चों, तो 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास क्लियर हो गई और तीनों को हमने सही से सॉल्व कर लिया ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम। अब देखो इस प्रॉब्लम को भी बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है। कंसीडर दिस ना, एक ऐसे डिटरमिनेंट गिवन है, एन कैसा है, नेचुरल नंबर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आइडेंटिफाई करना है मुझे। अब देखो डिटरमिनेंट को पहले तो क्या है, सीरीज देखो, पूछा क्या है, सम ऑफ सीरीज कुछ ऐसा पूछा, एफ ऑफ एन का सम निकालना है 1 से लेकर के 7, इतना आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, इन्फिनिटी वाला ऐसा कुछ सम पूछा हुआ है, मतलब एफ ऑफ एन का समेशन निकालना है मुझे ना। पहला काम तो ये होना चाहिए, एफ ऑफ एन मुझे कैलकुलेट करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो पहला काम तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, अब देखो बात को समझे।
यहाँ एन प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस एन प्लस वन कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, बहुत ध्यान से अगर आप समझे डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, तो यहाँ ऑलरेडी जीरो है। क्या मैं इस वाले पार्ट को, इन दोनों टर्म्स को देखो, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से तो ये टर्म लिखा हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस कर देते हैं ना, मतलब इसको जीरो बनाता हूँ मैं एक बार। मैंने क्या किया, C3 में एक चेंज करते हैं, C3 में चेंज किया गया C3 माइनस, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो C3 प्लस C2 ले लेते हैं, है ना, ये प्लस में इसके साथ ऐड कराते हैं और इसको माइनस करते हैं, माइनस C1 करते हैं, ठीक है। तो C2 हमने जोड़ा और C3 को हमने, C1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे करके ना। अब देखो बात को बड़े ध्यान से समझिए आप। तो यहाँ कितना आ गया, 2 यहाँ पर आया, यहाँ आया 1 अपॉन ऑफ n प्लस 3 का होल स्क्वायर। और अगर बात को थोड़ा और समझे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ऑफ n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात है ना। C2 में भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, C2 को एजिट रहने देते, 1 यहाँ से लिखा हमने, 1 अपॉन n प्लस 1 हमने यहाँ से लिखा, 1 अपॉन ऑफ n प्लस 2 हमने यहाँ लिखा, ठीक बात है। C3 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, C3 प्लस C2 माइनस C1 कर रहे हैं, ठीक है। तो C2 माइनस C3 में हमने क्या किया, C2 माइनस C1 किया, माइनस 2 यहाँ, सॉरी माइनस 1 यहाँ से आया, इसमें इसको जोड़ दिया, यहाँ तो अल्टीमेटली माइनस 1 आया। अब देखो इसमें हमने चेंज क्या किया, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात समझे, है ना, इस वाले नंबर को अगर समझे तो इसमें कुछ खास बात है क्या, देखो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस ऑफ n प्लस 1 हमने यहाँ लिखा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, n प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस साइन हमने यहाँ किया, C2 यहाँ किया, 1 अपॉन ऑफ n प्लस 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन ऑफ n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस दोनों पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको n प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो बन जाएगा n प्लस 2 फिर माइनस 1, तो कितना आ गया, n प्लस 1 आ गया ऊपर, तो नीचे कितना आ जाएगा, n प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखा है तो सेम टर्म यहाँ लिखा हुआ, तो इससे कैंसिल हो गया, मतलब अल्टीमेटली यहाँ कितना आ गया, जीरो आ गया। अल्टीमेटली अगर यहाँ जीरो आया तो एफ ऑफ एन हमारे पास C आया, मतलब इस डिटरमिनेंट को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो इस रो के अकॉर्डिंग, या सॉरी इस कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो -1 इंटू जब कराएंगे तो, ठीक है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ऑफ n प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 माइनस साइन ऑफ, यहाँ आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। ओके, माइनस साइन को चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐसे लिख लेता हूं मैं, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ, तो n प्लस 2 हमने यहाँ लिखा, और इंटू में कितना आ जाएगा, n प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये आ गया f ऑफ n, ठीक है, ये आया। अब देखो आपको समेशन निकालना है, तो इन दोनों टर्म्स को बड़े ध्यान से देखिए, एक सेकंड यहाँ से इसको रख देता हूँ, इन दोनों टर्म्स को बड़े ध्यान से देखिए, आपको समेशन फाइंड आउट करना है। समेशन निकालते टाइम हमारे पास सीरीज में क्या होना चाहिए, डिफरेंस एक का होना चाहिए, तो ये n प्लस 1 n प्लस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर n को अगर मैं n प्लस 1 से अगर रिप्लेस कराऊँ, ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, यहाँ n प्लस 2 आ रहा है। तो अब क्या इसका समेशन निकालना, तो बहुत आसान बात हुई, f ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक का हम समेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ तक आया, तो सॉरी यहाँ हम समेशन लिखते हैं n इक्वल टू 1 से लेकर के n तक का समेशन f ऑफ n। अब देखो ये सेकंड प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसमें पहला प्रॉब्लम ऐसे थे, सीरीज का सम लिखना है, n बराबर 1 2 3 रख करके आप सॉल्व कर सकते हो, n वाई जो छोटा है उसमें तो मैं 1 पुट कराऊंगा, ये आ रहा है ना, n वाई छोटा ये है, ये n है और ये n प्लस 1 है ना, इस तरह से देखना होता है, n वाई छोटे से मतलब ये है, n का वैल्यू यहाँ 1 पुट कराया तो यहाँ तो 2 आ गया, और यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर n का वैल्यू ना, और यहाँ पर जो n वाई बड़ा है, ठीक है, तो वो n इक्वल टू 1 और ये n वाइज बड़ा है, तो इसमें हम क्या पुट कराएंगे, n इक्वल टू n पुट कराएंगे, तो n इक्वल टू अगर n पुट कराएंगे यह कितना आ जाएगा, n प्लस 2 इंटू में कितना आ जाएगा, n प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा है ना। बात समझ गए आप लोग, ये सीरीज का सम आया f ऑफ n, मतलब ये आया है ना, फाइनली हमने डायरेक्ट लगा दिया ना। अच्छा पॉइंट समझो, आपसे पूछा गया है, एक तो शायद n बराबर 1 से लेकर 7 तक जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, इसमें n इक्वल टू 7 पुट करते हैं,
अगर n इक्वल टू 7 तक का अगर सब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 9, तो 18 तो यहाँ से आ गया। n इक्वल टू अगर 7 यहाँ से पुट कराएंगे तो 9 तो यहाँ से आ जाएगा, 7 यहाँ पुट कराएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना 100 आया, तो 900 यहाँ से बना। ठीक है, ओके। एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम जब लेंगे तो 900 ही एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, है ना। हम्म 18 को देखो यहाँ से डिवाइड लगाते हैं तो कितना जाएगा, 18 5 टाइम्स जाएगा ना। हाँ ठीक है, 5 टाइम्स यहाँ से गया, डिवाइड 50 आ गया, तो 50 तो हमारे पास यहाँ से आया, माइनस ऑफ यहाँ से कितना आ जाएगा 900 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, माइनस ऑफ 850 आया, और नीचे कितना लिखा हुआ है 900 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, 18 से 5 टाइम्स तो 50 यहाँ से आ जाएगा, 50 यहाँ पे लिखा हमने, सही बात है बच्चों, और यहाँ से इतना आ गया ना, ये आएगा ना। कुछ गलती कर रहे हैं क्या कैलकुलेशन में? सॉरी, क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने ना। फिर भी करे, हो क्या रहा है ना, यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ 1 आएगा तो ये 49 आएगा। देखो बच्चों कैसे कैसे मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना। ठीक है, 49/900 आया ना, क्या आंसर आएगा, पहला वाला मैच कर रहा है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शंस गिवन होते तो कई बार गलतियां पकड़ में आ जाती है ना, ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है ना, अभी अभी हुआ। अच्छा, अब अगला समझते हैं कि n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। तो आपने सम ऑफ n टर्म्स तो ये निकाल दिया, अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाला पार्ट कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को, तो कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, सी भी आ जाएगा ना, फोर्थ का सी ऑप्शन। क्लियर बच्चों, तो क्या आएगा, फोर्थ का ऑप्शन क्या क्या आ जाएंगे, ए और सी ऑप्शन आ जाएंगे। तो क्या आंसर गिवन है फोर्थ का, ए और सी, फोर्थ का ए और सी बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों ना, यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हुई। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रॉब्लम दे रखा है ना, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ना, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है आपको। तो समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला प्रॉब्लम अगर देखें, ये गिवन है, ये इसके बराबर है या नहीं, तो डायरेक्टली समझ में आता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 2 sin a cos a क्या बन जाएगा, sin 2a बन जाएगा, sin ऑफ 2π/7। फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, sin ऑफ 4π/7, तो ये आ गया, और 1/4 आया, मतलब फर्स्ट तो सही लिखा हुआ है, बहुत ही आसान था, कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, अब देखो इसमें देखें, b के बारे में अगर चेक करें, b में क्या दे रखा है, tan 7 तो यहाँ दे रखा है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है, tan 60 + 7 दे रखा है, ये खास बात है ना, 60 + 7 है ना, 67 है। इसकी अगर मैं बात करूं तो कॉट ऑफ दिस, है ना, अगर इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करें, पहले तो 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, tan ऑफ 53 आ जाएगा ना, बिल्कुल सही, tan 53 आया। अच्छा देखो, इन तीनों टर्म्स में एक खास बात है कि ये 60 + 7 लिखा हुआ है, 60 - 7 लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा tan ऑफ 60 - थीटा और tan ऑफ 60 + थीटा एक्चुअली कितना आता है, tan 3 थीटा आता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे ढंग से पता होगा ना। तो यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई कि भाई इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 23 थीटा, मतलब कितना है, tan 21 आ गया। tan 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 69 लिख सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये मैनेज हो गया, है ना। तो देखो दूसरा वाला हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिन बच्चों को नहीं पता है तो इस फॉर्मूले को याद रखिए। इसके साथ में 2 फॉर्मूले और आते हैं ना, अब इसको समझिए आप, sin थीटा, sin ऑफ 60 - थीटा, sin ऑफ 60 + थीटा, ये बड़ा काम का है, इसका वैल्यू आता है 1/4 sin ऑफ 3 थीटा। एक तो आपको ये याद रहना चाहिए, दूसरा cos थीटा, cos ऑफ 60 - थीटा, cos ऑफ 60 + थीटा, ये कितना आ जाएगा, 1/4 cos ऑफ 3 थीटा आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी ना। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 में ऐसे रिजल्ट आ जाएगा।
क्लियर है बच्चों ना, आपको यहाँ तक की बात समझ गए ना? ओके, दूसरा ऑप्शन मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ए और बी। नाउ सी के बारे में बात करते हैं। सी में देखो कुछ प्रॉब्लम्स में खास बात क्या है, 10 पाई अपॉन 12 यहाँ दे रखा है, पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8 और पाई अपॉन 12 दे रखा है। अच्छा देखो पाई अपॉन 12 और यहाँ 6 पाई अपॉन 12, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा है। अच्छा इसको इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, पाई बाई 2 ही आ रहा है। मतलब क्यों ना इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ ना, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, इन दोनों को समझिए, पाई बाई 12 और इसको ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 ऑफ पाई अपॉन 12, इसको पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई अपॉन 12 जब लिखेंगे तो ये कितना इसका ये आ जाएगा कॉट ऑफ पाई अपॉन 12 आ गया, ठीक साइन। इसके बाद अगर हम समझे तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 10 ऑफ पाई अपॉन 8, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन ऑफ, ये कितना आ जाएगा कॉट ऑफ पाई अपॉन 8, यहाँ से आया, ये आ जाएगा ना। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट में पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 8 कर दिया ना, 3 पाई बाई 8 को ऐसे लिख सकते हैं आप, तो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना आया, पाई बाई 2 आया। 3 पाई बाई 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई अपॉन 8 आ जाएगा ना, यह है। अच्छा अब इसको देखो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन से करेंगे तो ऊपर तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा साइन कॉस पाई अपॉन 12 यहाँ से आया, साइन पाई अपॉन 12 यहाँ से आया, कॉस पाई अपॉन 12 यहाँ से आ जाएगा, साइन ऑफ पाई अपॉन 12 यहाँ से आ जाएगा, प्लस साइन ना, ठीक है। तो ऊपर भी 1 बनेगा, यहाँ से बन जाएगा साइन कॉस ऑफ पाई अपॉन 8 हमने यहाँ से लिखा, साइन ऑफ पाई अपॉन 8 हमने यहाँ से लिखा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 2 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन 2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई, इसका डबल कर दिया तो हमारा कितना है साइन पाई अपॉन 6 यहाँ से आया, प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन, यहाँ साइन 2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 बन गया, ठीक है। साइन 30 यहाँ पर बना हुआ, साइन 30 कितना हाफ आ जाएगा, ये तो कितना बन जाएगा 4, और ये कितना बन जाएगा √2 बन जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आया 4 प्लस 2√2, ये आंसर आ रहा है, मतलब उसने, ठीक है। ये आंसर मतलब ये इसका वैल्यू आया, ये जो रैशनल नंबर, ये गलत बात है ना, ये सही नहीं है, ठीक है। साइन ए का वैल्यू अगर 3/5 रखा था तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan ए इज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन ए का वैल्यू 3/5 है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, जब tan ए का वैल्यू आप लिखोगे तो वे प्लस माइनस ऑफ 3/4 लिखेंगे, दो वैल्यू आएंगी ना, डिपेंड कर रहा है कि एंगल ए का है, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में होगा तो पॉजिटिव आएगा, सेकंड में होगा तो tan का वैल्यू नेगेटिव आएगा, मतलब डीबी कैसा है, गलत है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, अच्छा प्रॉब्लम था ना। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास में, फिफ्थ का अगर आंसर समझे तो क्या आंसर आएगा, ए और बी आएगा, है ना, ठीक है। तो चेक करते हैं फिफ्थ का आंसर क्या है, ए और बी, फिफ्थ का आंसर ए और बी है ना, फिफ्थ में सॉरी सी और डी, मतलब उल्टा पूछा है क्या, देखो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, मुझे तो बोलेंगे कि आर इनकरेक्ट, कौन कौन से इनकरेक्ट है, ये एक इनकरेक्ट है, और मैंने आपको बताया था ना करेक्ट इनकरेक्ट को हमेशा ध्यान करा करो और इनके ऊपर लिख लिया करो, इनकरेक्ट में कौन कौन से आएंगे, सी और डी आएंगे, मतलब आप सही करने के बावजूद भी गलत कर सकते थे, है ना, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया ना, सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ दे रखा है ना, पैराग्राफ में क्या दे रखा है, कंसीडर 2 प्लेन, 2 प्लेन को मैं कंसीडर करना है, एक प्लेन ये दे रखा है, दूसरा प्लेन ये है, और एक लाइन हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है। इस लाइन को अगर आप ध्यान से समझे, ये एक्चुअली लिखा क्या है, आर क्रॉस ऑफ बी तो हमने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी हमने यहाँ लिखा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 है। आर माइनस ऑफ ए वेक्टर हमने यहाँ से लिखा, क्रॉस साइन ऑफ बी बराबर 0 यहाँ लिखा, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब आर माइनस ए, दोनों वेक्टर क्रॉस 0 आ रहा था, इट मीन कि दोनों वेक्टर पैरेलल रहे होंगे, मतलब आर माइनस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आया, मतलब आर बराबर कितना आ गया, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आया, ठीक है। तो जो लाइन हमारे पास इस फॉर्मेट में दे रखी थी एक्चुअली वो ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है और इस वेक्टर के अलोंग है, यहाँ तक की बात तो में क्लियर हुई ना, ये बात ये पॉइंट हमें समझ में है ना। अब क्या है ना, आपको क्या बात ध्यान रखना है, एक प्लेन इधर रखा है, एक प्लेन ये आ गया और एक लाइन हमारे पास ये आया, ओके। अब पॉइंट समझिए, द लाइन एल इंटरसेक्ट P1 एंड P2 एट पॉइंट ए एंड बी, है ना, दो प्लेन दे रखे हैं, मैंने आपसे पूछा हुआ ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो ऐसे समझिए,
एक प्लेन हमारे पास में कुछ ऐसे है, ठीक है। दूसरा प्लेन मान लो दोनों प्लेन इंटरसेक्टिंग है, ऐसे पैरेलल वगैरह प्लेन नहीं है, ऐसे कुछ है। और एक लाइन कुछ ऐसे आ रही है जो यहाँ से पास कर रही है, ये ऐसे कट कर रहा है और ऐसे कट कर रहा है। मान लो इस प्लेन को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, इस प्लेन को पॉइंट बी पे कट कर रहा है। आर डॉट एन वन बराबर, तो एक डी वन ले लिया हमने। दूसरा प्लेन क्या था, आर डॉट एन टू बराबर कितना आ जाएगा, डी टू आ जाएगा, ठीक है। लाइन की क्वेश्चन पता ही है हमें। अब देखो एक काम करते हैं, पहले हमें पॉइंट आपसे पूछा ए बी लेंथ पूछा हुआ, ए बी लेंथ क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू, तो मैं एक काम करूं, इस लाइन की क्वेश्चन तो पता ही है मुझे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए निकाल देते हैं। तो लाइन हमारे पास में क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो हमने एक दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया, प्लेन और लाइन को सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया इस प्लेन में, जब पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ए डॉट सॉरी ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, फिर डॉट लिखेंगे एन वन वैक्टर और दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी वन आया। समझ गए ना। यहाँ से मैं लेमडा कैलकुलेट करता हूँ, तो लेमडा कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए डॉट एन वन तो हमने यहाँ से लिखा प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी डॉट एन वन यहाँ लिखेंगे, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी वन आया, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लेमडा कैलकुलेट करूँ तो डी वन माइनस ऑफ ए डॉट एन वन, यहाँ से अपॉन में कितना है, बी डॉट एन वन आया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आया है ना। अब मान लो पॉइंट ए मुझे लिखना है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, लेमडा की जगह ये पॉइंट वैल्यू पुट कर देंगे, तो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा निकल के ना, ए प्लस, तो दिया गया डी वन माइनस ऑफ ए डॉट एन वन हमने यहाँ से लिखा, अपॉन में क्या लिखेंगे, बी डॉट एन वन लिखा, ठीक है। ये पॉइंट ए आया ना। सिमिलरली अगर आपको पॉइंट बी निकालना है, तो फोर पॉइंट बी के लिए भी आप ये काम करोगे, फोर पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के लिए क्या लिखेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर जब आप लिखोगे तो लेमडा जब कैलकुलेट कराएंगे ना, इस लाइन को यहाँ प्लेन में से सेटिस्फाई कराएंगे, सॉल्व करेंगे तो ना, बस एन वन की जगह क्या आ जाएगा, एन टू आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में, जब पॉइंट लिखेंगे तो ए प्लस पॉइंट आ जाएगा, डी वन की जगह तो डी टू लिखेंगे, ठीक है, ए डॉट एन वन की जगह हम क्या लिखेंगे, एन टू लिखेंगे, सेम प्रोसीजर चलेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, बी डॉट एन टू आ जाएगा, बी डॉट एन टू, ये आ जाएगा ना, ठीक है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ गया। आपको निकालना क्या, ए बी निकालना है, ए बी वैक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, ये कितना आया, डी टू माइनस ऑफ ए डॉट एन टू, अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डॉट एन टू हमने यहाँ लिखा माइनस साइन ऑफ, तो डी वन माइनस ऑफ ए डॉट एन वन, अपॉन में कितना आ जाएगा, बी डॉट एन वन, ये आंसर आया ना। अब हमें क्या मोड चाहिए, तो यहाँ मोड ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपना आंसर होना चाहिए ना। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन में ऐसे दे रखा है क्या, सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, इससे थोड़ा सा डी माइनस ऑफ ए डॉट एन वन अपॉन बी डॉट एन वन है ना, ऐसे ही कुछ गिवन है, ठीक है। इसको पहले लिख दो या इसको बाद में लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो सेम ही बात यहाँ लिखा हुआ है। इनटू में क्या आ रहा है हमारे पास में, एक बी वेक्टर भी कर रखा है इसने ना, देन ए बी इज इक्वल टू सॉरी लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और आएगा ना, यहाँ पर बी वेक्टर भी आएगा, यहाँ पर भी बी वेक्टर आएगा, यहाँ पर भी इसे बी वेक्टर आएगा, तो बी वेक्टर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मॉड ऑफ बी वेक्टर लिख देते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। समझ गए बच्चों, ठीक है ना। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझिए ना। लाइन एल इज क्या दे रखा है, पैरेलल टू P1 एज वेल एज P2 है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। लाइन एल जो है दोनों के कैसे प्लेन के पैरेलल है, जब दोनों प्लेन के पैरेलल है, ये बात आपको समझ में आती है बात। तो देखो ये कुछ इस तरह का लाइन रहा होगा, मान लो कि ये लाइन कुछ ऐसे, कुछ दोनों प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो लाइन आ रही है ना, लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, मतलब तभी ऐसे आएगा। लाइन इस प्लेन पे भी पैरेलल आ रहा है और इस प्लेन के भी पैरेलल आया, इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, मतलब प्लेन क्या है, दोनों जो लाइन है वो दोनों प्लेन के पैरेलल है, तो मतलब ऐसे आप सेपरेट सेपरेट केस समझो, इस प्लेन के भी पैरेलल है और साथ में ऐसे समझिए आप इस प्लेन के भी पैरेलल है, ठीक है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, n1 वेक्टर है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग वेक्टर क्या है, b वेक्टर है। तो यहाँ से एक बात तो मुझे समझ में आई कि b डॉट n1 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा।
इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या है, n2 है, इस प्लेन के अलोंग वेक्टर क्या है, b है, लाइन के वेक्टर है। तो यहाँ से मैं एक बात क्या बोल सकता हूँ, b डॉट n2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट तो मुझे समझ में आया है ना, ये आएगा। और दूसरे क्या बोला कि लाइन L जो है नाइदर लाइज ऑन P1 एंड P2, लाइन इस पे लाइन नहीं कर रही, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि A डॉट N1 जो है वो D1 नहीं है, और A डॉट N2 जो है वो D2 नहीं है। ये लाइन पे जो पॉइंट है वो प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लाइन क्या कहाँ से पास कर रही थी, पॉइंट ए से पास कर रही थी, तो वो D2 नहीं आएगा। ये चार कंडीशंस आई हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन से अगर समझे बी डॉट एन वन डॉट बी, ये तो दोनों बराबर है, 0 0 आएंगे तो दोनों वैल्यू 0 0 आएंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, बराबर ही आएगा ना, डज नॉट इक्वल टू रखा है। ये भी 0 आ रहा है, ये भी बी डॉट एन वन बी डॉट एन टू 0 आएगा, और ए डॉट एन वन डज नॉट इक्वल टू D1 आ रहा है, सही बात है ना। तो ये सही लिखा हुआ है ना, ये सही लिखा हुआ है जो हमें चाहिए था ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0, ए डॉट एन टू बराबर D2 आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, ए डॉट एन टू D2 नहीं होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वैसे सिंगल करेक्ट है तो यही हो जाएगा ना। इसको भी अगर समझे, ए डॉट एन वन प्लस ए डॉट एन टू, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कैसा आएगा, D1 प्लस D2 के बराबर आए, बराबर नहीं आएगा, जबकि यहाँ बराबर दे रखा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। तो अगर पैराग्राफ को देखें तो बहुत ही आसान सा पैराग्राफ था, बट ध्यान रखने वाला था। 6 का अगर आंसर, 6 और 7 का आंसर देखें तो ए और बी आ रहा है। 6 और 7 का आंसर अगर हम देखें तो क्या आंसर आएगा, ए और बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ तक की बात तो समझ ली ना। तो 6 एंड 7 का आंसर ए और बी ना हो। मूव करते हैं हम आगे की प्रॉब्लम्स पर। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 है ना, और ये कैसा न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी प्रॉब्लम सीरीज का है ना, एस टी वाली डीपी में सीरीज की भर भर के प्रॉब्लम्स आई है ना। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है, तो आई थिंक आपको बात याद होगी कि पहले हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, बाद में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना रहेगा। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, और ये लास्ट प्रॉब्लम वो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना। ठीक है बच्चों ना, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं ना, बहुत ध्यान से समझिए ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक सीरीज गिवन है। ठीक है, सीरीज का प्रॉब्लम है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो सॉल्व कैसे करना है, बड़े ध्यान से सबको समझना है इस बात को ना। क्या दे रखा है, सीरीज इक्वल टू ए अपॉन बी दे रखा है, होल्ड ट्रू फॉर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी है ना। देन आपसे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ईच, ए प्लस बी का वैल्यू क्या रहेगा ना। ठीक है, मेनली क्या है, सीरीज का सम निकालना है, और सीरीज का सम जब निकालना होता है तो हम करते क्या है, डिफरेंस मेथड है ना। मतलब इसको दो टर्म के डिफरेंस में कन्वर्ट कराएंगे, एक टर्म माइनस दूसरा टर्म, और दोनों टर्म्स कैसे होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड टर्म्स के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों ना, पहला काम तो देखो क्या करना चाहिए, सॉल्व कैसे करेंगे, समझते हैं इस बात को। सॉल्यूशन है, तो इस टर्म को ले लेते हैं पहले, टी आर है ना, कुछ ऐसे लेते हैं। नीचे वाली टर्म को अगर देखें तो यहाँ आर पावर 4 आ रहा है, प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है। ठीक बात है। इस वाली टर्म को अगर देखें तो कितना आर अगर कॉमन ले लेते, आर इंटू आर प्लस 1 आ रहा है। अच्छा, अगर एक बात समझ में आती है आपको ना, अरे आर इंटू आर प्लस 1 अगर ये अलग से सेपरेट होता तो मैं सीरीज का सम आसानी से लिख पाता, 1 अपॉन आर प्लस आर इंटू आर प्लस 1 होता, तो इसे डिफरेंस फॉर्मेट में इसको आसानी से लिखा जा सकता है। यहाँ पे टर्म कुछ ऐसे दे रखी है ना, तो मैंने यहाँ से स्क्वायर का स्क्वायरिंग लिखा, आर पावर 4 यहाँ से लिखा, 2r स्क्वायर यहाँ से लिखा, प्लस का 1 आया, और प्लस कितना आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना मैं इस जैसा टर्म बनाऊं, कि इस जैसा कोई टर्म बन जाए, तो बात समझते हैं फिर आगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, आर पावर 4 तो हमने यहाँ से लिखा, ठीक बात है। यहाँ से देखो एक आर स्क्वायर हमने यहाँ से ले लिया, और एक प्लस 1 यहाँ लिया, एक आर स्क्वायर इसके लिए छोड़ दिया। आर स्क्वायर जब इसको दे दिया, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते तो कितना आ जाएगा, आर प्लस 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इन दोनों कंबाइन करते हुए यहाँ से लिखा हमने, इसको दो पार्ट में तोड़ा, एक आर स्क्वायर यहाँ लिखा हमने, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस आर प्लस 1 एक ही बात है ना। अब देखो इसको अपना सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दें तो हमारे पास में तो आर स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ से टर्म आया, ये टर्म आ जाएगा आर इंटू आर प्लस 1। इस वाली टर्म को अगर सेपरेट कराएं तो आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म आएगा, और यहाँ से कितना है, आर इंटू आर प्लस 1 यहाँ से आ रहा है। अच्छा, अगर बात को समझे तो ये वाला पोर्शन तो यहाँ से कैंसिल हो गया, अरे गजब है ना। तो यहाँ कितना बना, 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1, इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, आर यहाँ लिखा और आर प्लस 1 मैंने यहाँ लिखा, माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन ऑफ आर प्लस 1। तो इसका सम निकालने में कहीं कोई समस्या नहीं जाएगी, इसका समेशन लेने में ना। ठीक है, यहाँ से देखें तो आर प्लस 1 तो यहाँ से कैंसिल हुआ, एक आर से ये आर भी कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा, एक आर बचा। अच्छा, अगर नीचे वाले पार्ट के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँ
क्या फैक्टर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। ये हमें याद ही रहते हैं ना, आपको नहीं याद है तो आप इन्हें याद करिए ना। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2r आ रहा है। तो ऊपर r दे रखा है तो एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2r। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इन दोनों के डिफरेंस में लिख देता हूँ, r प्लस वन माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। जैसे लिखा ना। अब बात को आप समझिए, टी आर हमारे पास यह है 1/r माइनस 1/r प्लस वन। ठीक साइन, ठीक बात है ना। यहाँ से आया तो यहाँ से अलग अलग करते हैं ना, यहाँ से अलग अलग कराएंगे तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, यहाँ से 1/, और यहाँ से आ जाएगा 1/, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, ये आ जाएगा ना, सेपरेट सेपरेट किया। तो अब आपको उसका समेशन लेना है, तो समेशन हमने यहाँ लिया, समेशन ऑफ टी आर। आर कैसे वेरी कराया, 1 से लेके n तक कराया ना। इसका जब समेशन लेंगे तो उसको डायरेक्ट लिखो ना, आर वाई छोटा कौन सा है, ये है, तो यहाँ तो 1 पुट कराओ, एक का डिफरेंस आ रहा है ना, तो यहाँ से एक टर्म और यहाँ से आर वाई 1 और आर इक्वल टू एन। तो छोटे वाले में आर बराबर 1 पुट कर दिया और बड़े वाले में आर बराबर n पुट कर दिया। ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, आई थिंक आपको अब तक आ जानी चाहिए। इनको नहीं आया है तो सिस्टमेटिक लिखो, आर का वैल्यू 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, वर्टिकली ऐड करो तो यही बचेगा ना। उसके बाद देखो इसमें भी अगर ये r है तो ये r प्लस वन से रिप्लेस कराओ तो ये वाली टर्म आ जाएगी। आर वाई छोटा ये है तो यहाँ तो आप क्या 1 पुट कराएंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये r बराबर n पुट कराएंगे ना, ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। ये हमारे पास इस सीरीज का समेशन आया ना, तो सीरीज वहाँ दे रखा है। अब क्या है, सवाल में क्या दे रखा है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा पोर्शन जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा। यहाँ से तो 1 आ गया और यहाँ से कितना आ गया, 1/2 आ गया, यहाँ से आ गया 3/2, और a अपॉन बी कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 5। 8 का आंसर 5 आना चाहिए। 8 का आंसर क्या है, 5 है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही ना। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, अब 9th। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही आसान सा बढ़िया प्रॉब्लम है ना। कुछ कंसेप्ट आज के रिव्यू में 2 बार रिपीट भी हो गए ना, तो ये अच्छी बात भी है कि आपको वो चीजें से परफेक्टली याद हो जाएंगी ना। अब देखो पहले तो इस वाली प्रॉब्लम को देखें, 10 7.5 ऐसे कुछ दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है, ऐसे कुछ। पहले कभी भी अगर इस तरह का दे रखा है ना, उसको ए और बी मान लिया करो, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है और यहाँ सी लिखा हुआ है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो 10 a 10 b प्लस 10 b 10 c 10 c 10 a, कुछ ऐसे लिखा हुआ है ना। ये तो अगर ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है तो एंगल का सब निकालें, 7.5, 49 50 यहाँ से आया, अब 50 में अगर 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 90 आया। अच्छा टेन ऑफ, अगर मान लो कि अगर आप बात करें कि 10a प्लस 10b प्लस 10c का फॉर्मूला मुझे पता है कितना आता है, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस ऑफ 10a 10b और 10c अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 10a 10b माइनस ऑफ 10b इंटू 10c माइनस ऑफ 10c इंटू 10a। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। तो अगर ये 90 हुआ तो मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड एक कब पॉसिबल होगा, मतलब ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये कब संभव रहा होगा, यहाँ से अगर बात समझे तो कि ये वाला पोर्शन कैसा आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा ना, तभी तो ये मतलब अनडिफाइंड आएगा ना। तो 1090 तो अनडिफाइंड होने के लिए इस वाले पार्ट को हमने जीरो किया। मतलब यहाँ से मुझे क्या बात मालूम चली, यहाँ से मुझे ये मालूम चला कि 10a 10b प्लस साइन ऑफ 10b 10c प्लस साइन ऑफ 10c 10a, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऊपर वाले पार्ट का तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इसको अगर देखें इन तीनों टर्म्स को, अभी हमने सीखा ही था, ये 7.5 है, ये 60 माइनस 7.5 है और 60 प्लस 7.5 है। तो मतलब ये तो कितना लिखा हुआ है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा अगर हम लिखें, ठीक है, 7.5 का अगर मैं 3 टाइम्स करूं कितना आ जाएगा, 21 तो यहाँ से आ गया, 22 आ गया, 10 22 एंड हाफ आ रहा है। ठीक है, 10 22 एंड हाफ आ रहा है। तो बेटा इसकी वैल्यू मुझे याद रहती है, आपको शायद है या नहीं इसका पता नहीं, √2 - 1 आता है इसका वैल्यू। ठीक है,
तो इसका वैल्यू अगर √2 -1 आता है 10, 22 एंड हाफ का वैल्यू, ये आपको याद रहना चाहिए ना, बहुत ही काम का वैल्यू रहता है क्योंकि इतना आसान सा नंबर है ये। ठीक है, इसका जब रेशनलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, √2 + 1 बनेगा। तो √2 अगर +1 बना, ए का वैल्यू 2 आ जाएगा और बी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तो a + b कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा a + b। तो 9th का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। बच्चों प्रॉब्लम क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, तो समझिए इसका आंसर 3 है ना, 9th का 3 बिल्कुल सही जवाब। ना मूव करते हैं हम 10th की तरफ, है ना। देखो इसमें 10th वाला प्रॉब्लम सबसे बढ़िया प्रॉब्लम था, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, है ना। इसका मुझे लीस्ट वैल्यू निकालना है पूरे फंक्शन का। अच्छा, इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फंक्शन अलग से आपको दिखाई दे रहा है और एक फंक्शन अलग से यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये कुछ सर्कल टाइप का लिखा हुआ है और इसको भी मैं जानता हूँ ना। मतलब मैंने क्या किया, देखो लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकालना है तो दो तरीके हो सकते हैं। आपने यहीं से बाई डैश वगैरह निकाला और फिर जाकर के सॉल्व करो तो प्रॉब्लम बहुत ही हेक्टिक हो जाता है और सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो सॉल्व नहीं हो पाता है ना। फिर क्या करना चाहिए, फिर हमें एक बात ये सोचना चाहिए कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एफ एक्स है, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हुआ है, लीस्ट वैल्यू चाहिए। अगर मान लो इसका मिनिमा और इसका मिनिमा अगर सेम पॉइंट पर आया, सेम पॉइंट मतलब सेम वैल्यू ऑफ एक्स आया, ठीक है, एक्स इक्वल टू सी पे, तो ओवरऑल का मिनिमम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बात समझो, इसके बारे में तो हम श्योर है कि जी एक्स का डायग्राम तो हम आसानी से बना सकते हैं। जी एक्स का कैसे बनाएंगे, y बराबर 4 की आपने एक लाइन ड्रॉ कराई, उसको ओरिजिन मानते हुए वहां पे हम क्या कराएंगे, इसका ग्राफ तो बनेगा ऐसे ऊपर की टाइप पर, माइनस है तो नीचे की साइड आएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। और यहाँ कितना जा रहा है, ये 4 की लाइन है और 2 नीचे गया तो यहाँ 0,2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका डायग्राम तो ये हुआ। अब देखो आप एफ एक्स के बारे में समझते हैं, x² e पावर -x, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने चलो इस यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, इंक्रीजिंग चेक करते हैं। x² तो यहाँ से लिखा माइनस इंटू ई पावर -x प्लस साइन ऑफ ई पावर -x, हमने यहाँ से लिखा इंटू 2x यहाँ से लिखा। ठीक है, तो x इंटू ई पावर -x हमने यहाँ से लिखा, तो x तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x इंटू ई पावर -x यहाँ से कॉमन आया तो -x तो यहाँ से आया और यहाँ से कितना बचेगा, प्लस का 2 आया। ठीक है, तो माइनस साइन हमने यहाँ से लिखा x इंटू ई पावर -x इंटू x - 2, ऐसे कुछ लिखा हमने। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब क्या रहा है, x का वैल्यू 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, यहाँ माइनस साइन लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, आगे माइनस साइन है तो ऐसे कुछ आएगा। मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके अगर डायग्राम को समझे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो 0 पर और 2 पर, सॉरी 0 तो यही है ना, 0 यहाँ है और 2 यहाँ है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो 0 पे तो मिनिमा आ रहा है। ठीक है, अब x अगर मान लो इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये भी प्लस इन्फिनिटी बना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया तो ये भी इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी को ऐसे अप्रोच करेगा, वहां से ऐसे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ तक डिक्रीज किया। 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 आई, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। फिर उसके बाद क्या कराएगा, फिर इंक्रीज करेगा, इंक्रीज किया 2 पे मैक्सिमम बना। ठीक है, उसके बाद में फिर डिक्रीज कर रहा है, अच्छा एक और चीज पॉजिटिव है, एक्स अगर मान लो जब प्लस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी को जब जाएगा तो x² अपॉन ई पावर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार लेवरेज लगा हुआ, यहाँ तो 2 आ जाएगा अपॉन ई एक्स, तो ये 0 को जाएगा, ये ऐसे जाएगा 0 को। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम आया है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना ना प्रॉब्लम को। अब आप इसको ओवरऑल बात समझिए ना। अच्छा, मैं उसके डायग्राम को भी यहीं बना देता हूँ, इसमें समझिए। ये वैल्यू हमारे पास में कुछ आ रही है, 0 पे वैल्यू कुछ भी आया, मतलब ये कुछ ऐसा रहा, 0 पे हमारे पास यहाँ से वैल्यू है ना, x बराबर 2 हमने यहाँ डाला तो कितना आया, 4 इंटू ई पावर -2 आ रहा है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसे 4 अपॉन ई स्क्वायर आ रहा है, ई कितना हो, 2 में से 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है, मतलब पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है, सॉरी पॉइंट समथिंग। तो 2 हमारे पास यहाँ कहीं ऊपर आ रहा होगा, 2 अगर ऊपर आ रहा है तो डायग्राम कुछ ऐसे बनना है, -2 से +2 तक, है ना, -2 से +2 तक ये डायग्राम बना। ठीक है, अब देखो इसका मिनिमम भी कहां पर आया, 0 पर आया, और इसका मिनिमम भी कहां पर आया, 0 पर आया। हमें ओवरऑल का मिनिमम चाहिए तो हम क्या करें, इसका मिनिमम और इसका मिनिमम जोड़ देंगे,
इसका मिनिमम कितना आया, 0 आया, इसका मिनिमम कितना आया, 2 आया, ओवरऑल का मिनिमम कितना आ जाएगा, 0 + 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा 2, है ना। 10th का आंसर क्या रहेगा, 2 आंसर रहेगा। तो 10th का आंसर आ जाएगा 2, है ना, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना, और इस डीपीपी के हमने सभी प्रॉब्लम्स को समझ लिया, है ना। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से ना। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, जब तक आप नहीं जानते हैं तो ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल प्रॉब्लम था। पैराग्राफ भी ठीक है, कोई इशू नहीं है पैराग्राफ में। ये प्रॉब्लम भी आसान था, ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया था। ये प्रॉब्लम आसान था, ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया था, ये भी आसान प्रॉब्लम था। ठीक है बच्चों, तो डीपीपी नंबर हमने 47 सॉल्व कर लिया है। ओके बच्चों, थैंक यू।